Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, Registered Nurse Officer and Principal of Medtech College of Nursing and Allied Health Science, Dear Offer. आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 TLP टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल, लर्निंग साइकिल, स्टाइल्स एंड कोल्प मॉडल। तो लर्निंग साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि लर्निंग साइकिल क्या है, लर्निंग स्टाइल क्या है, और उसको डिस्कस करेंगे ऑन द बेस ऑफ द कोल्प मॉडल कि कोल्प मॉडल है क्या। तो कोल्प कौन था, कुछ आइडिया है आप लोगों को? जी, कहाँ से बिलोंग करता था ये? अमेरिका से ये बिलोंग करता था और ये एजुकेशन वाला था। और इसका 1984 में उसने एक थ्योरीज दी थी। उस थ्योरीज का नाम क्या था? एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल थ्योरी। उसमें मेन कंपोनेंट क्या थे? लर्निंग की डिफिनीशन आप लोगों ने पहले पढ़ ली थी ना कि लर्निंग क्या है। लर्निंग इज अ प्रोसेस which bring change in knowledge, scale and behavior। हर वो चीज़ जो आपकी नॉलेज में, आपकी स्केल में और आपकी बिहेवियर में चेंज लेकर आई, उसको क्या कहते हैं? लर्निंग। लेकिन जो ये मॉडल है, कोल्प मॉडल है, इसके मुताबिक लर्निंग क्या है? इसने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया है? जी, एक्सपीरियंस बेस पे। कि लर्निंग क्या है? लर्निंग आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं? एक्सपीरियंस की बेस पे। ठीक है। सो क्रिएटेड अ नॉलेज थ्रू ट्रांसफरिंग एक्सपीरियंस। अगर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है और मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, सो दिस इज व्हाट? दिस इज लर्निंग। आप जो भी सीखते हैं सो ऑन द बेस ऑफ द एक्सपीरियंस। यानी मतलब एक्सपीरियंस जो है, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अगर हम लर्निंग या डेवलपमेंट की सोर्स की बात करें कि मेन सोर्स क्या है लर्निंग की, सो दिस इज एक्सपीरियंस। तो इसने जितनी भी डिफिनीशन दी है उसमें ज्यादा फोकस किस चीज के ऊपर है? एक्सपीरियंस के ऊपर। मतलब अगर आप कुछ भी सीखते हैं तो विदाउट एक्सपीरियंस आप नहीं सीख सकते। सही है जी। लेकिन इसमें क्या है कि साइकिल है, स्टेजेस है, प्रोसेस है। हमने पहले एनसीपी में भी डिस्कस किया था कि प्रोसेस का मतलब क्या है कि उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस होंगे, स्टेप होंगे, मतलब वन स्टेप प्रोसीजर नहीं होगा। ठीक है। तो इसी तरह जो क्लॉप्स के मॉडल है, थ्योरीज है, एक्सपीरियंशियल स्टाइल्स थ्योरीज है, उसमें भी कितनी स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस है। ठीक है। पहला स्टेजेस क्या है इसमें? जी, अगर इस डायग्राम को आप लोगों ने समझ लिया ना तो स्लाइड पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्या है? कंक्रीट एक्सपीरियंस है। क्या है? कंक्रीट एक्सपीरियंस। कंक्रीट एक्सपीरियंस का मतलब क्या है जी? कंक्रीट एक्सपीरियंस, हाँ, जी, कंक्रीट एक्सपीरियंस में आप एक्चुअली किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं। यू आर डूइंग समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर फीलिंग समथिंग। तो इसको फीलिंग भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फीलिंग। ठीक है। और डूइंग भी उसको कहते हैं। लेकिन मोस्टली इसमें क्या है? फीलिंग है। तो अगर फीलिंग का लफ्ज आ जाए तो इसका मतलब क्या है? कंक्रीट एक्सपीरियंस है। इसके एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ, आप लोग तो नहीं कर रहे हैं ना टीचिंग। तो आप लोगों की यहाँ पे जो है ना खड़ा होना और कुछ बताना, इसको आप लोग फील नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आप लोगों को ये होगा अंडरस्टैंड कि मतलब दिस इज अ वेरी इजी टास्क। ये बहुत आसान काम है कि आप यहाँ आए और यहाँ पे जो है ना आप खड़े हो के आप टीचिंग करें। लेकिन जैसे हम आप लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं या आप लोगों को असाइनमेंट देते हैं और फिर आप लोग जब यहाँ पे आते खड़े होते हैं तो फिर आपको एक्सपीरियंस होते हैं, तो फिर आप फील करते हैं। या फॉर एग्जांपल एक बोतल है और इसमें वाटर है। मैं आपसे कहता हूँ कि ये वाटर कोल्ड है या हॉट है, तो आप मुझे नहीं बता सकते जब तक आप खुद उसको टच नहीं करोगे, जब खुद आप फील नहीं करोगे, जब खुद आप कोई चीज़ नहीं करोगे। ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर मैं 50 साल तक भी आप लोगों को ये सिखाता रहूं कि आईवी की नवला किस तरह आपने पास करना है, कौन सा एंगल आपने यूज़ करना है, कौन सी उसकी इंडिकेशन है, लेकिन जब तक आप खुद पास नहीं करेंगे
तो अगर 50 साल भी मैं आपको पढ़ाता रहूं, आपकी नौला नहीं कर सकोगे। तो कंक्रीट एक्सपीरियंस ये है जिसमें आप खुद एक्टिवली क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, और आप फील करते रहोगे कि यार ये चीज़ मुश्किल है या ये चीज़ आसान है, और उस फीलिंग की बेस से फिर आप क्या करोगे, सीखोगे। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि यहाँ पे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप फील नहीं कर सकते कि मेरी क्या फीलिंग है, दिस इज इजी टास्क या डिफिकल्ट। लेकिन जैसे अगर मैं आपको प्रेजेंटेशन दे दूं और आप यहाँ पे आके खड़े हो जाए, तो इसके बाद मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अब आपकी फीलिंग क्या है, ठीक है। क्योंकि आप जब किसी चीज में खुद इन्वॉल्व होते हैं तो फिर आप बता सकते हैं, सही है। तो सबसे पहले क्या है, कंक्रीट एक्सपीरियंस, और इससे आप सीख सकते हैं, इससे आप सीख सकते हैं। किस तरह सीख सकते हैं, मैंने कहा ना कि अगर एक बोतल है और इसमें वाटर है, जब तक आप उसको टच नहीं करोगे तब तक तो आप नहीं बता सकते ना कि ये कोल्ड है या हॉट है। लेकिन जैसे आप टच करोगे तो तब ही आप बता सकते हैं कि दिस इज कोल्ड, और जो क्या था होल मॉडल की जो स्टेजेस है, 4 स्टेजेस, उसमें से हमने एक स्टेज को एक्सप्लेन कर दिया कि फर्स्ट स्टेज क्या है, कंक्रीट एक्सपीरियंस, और इसका दूसरा नाम उसको हम क्या कहते हैं, फीलिंग। इसमें इसकी मेन क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे किसी चीज में, ठीक है, तब जो है आप किसी चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और इसके थ्रू फिर आप सीख सकते हैं। मैंने आपको कह दिया ना कि फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे आएंगे प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे, तो आप फील करोगे कि यहाँ पे स्टैंड करना कितना आसान या मुश्किल है। नेक्स्ट टाइम आप जब आओगे ना, जो गलती आपने की है नेक्स्ट टाइम आप नहीं करोगे, क्योंकि आप उससे सीख चुके होंगे, सही है। अब दूसरा स्टेप क्या है जी, नहीं डाइवर्जन वो स्टाइल है। देख, एक स्टेज से ये जो थ्योरीज है ना, एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग स्टाइल थ्योरीज है, उसमें 2 चीजें होंगे, एक स्टेजेस होंगे और एक स्टाइल होंगे। जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, दिस इज द स्टेजेस ऑफ द क्लोज मॉडल, इसके स्टेजेस है, ठीक है। स्टाइल अलग है, स्टाइल इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर स्टेजेस आप समझ गए ना, तो मतलब कि जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा इजी है। लेकिन अगर आप स्टेजेस को नहीं समझ पाएंगे, सो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको भी अंडरस्टैंड कर सके, सही है। तो दूसरा क्या है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है। क्या है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इसका दूसरा नाम क्या है, वॉचिंग। क्या है, वॉचिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जहां पे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है जी, हाँ जी, मतलब आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है या एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है और आपकी जो न्यू एक्सपीरियंस है, उन दोनों को क्या करना, कंपेयर करना, उसके बारे में थिंकिंग करना, रिव्यू करना। क्या करना, रिव्यू करना, किसी चीज को दोबारा देखना, डीपली एनालिसिस कर देना, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। किस तरह, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि आप स्टेज पे आए, तो जब आप स्टेज पे आ गए तो सबसे पहले आपकी फीलिंग थी, तो क्या थी फीलिंग, कंक्रीट एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके बाद जब यहां से आप चले गए, मतलब प्रेजेंटेशन के बाद, फिर आप जो है आप थिंकिंग कर रहे हैं, आप रिव्यू कर रहे हैं, आप डीप एनालिसिस कर रहे हैं कि मैं जब स्टेज पे था तो कौन सी ऐसी गलतियां थी जो मुझसे हो गई, ठीक है, मैं क्या सोच रहा था और वहां पे एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करना कि मैं तो सोच रहा था ये बहुत आसान काम है, बस वहां पे खड़े हो जाओ, ऑलरेडी तैयार स्लाइड है, बस उसको रीड करो। लेकिन जब मैं वहां पे पहुंचा तो आप यकीन करें मुझे तो स्लाइड नजर ही नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग वो थी एक्सपीरियंस और आपकी जो न्यू एक्सपीरियंस है, उसकी बेस आपने जो सीखा है, इसके बारे में क्या करना है, थिंकिंग करना है। क्या करना है, थिंकिंग, वॉच करना, किसी चीज को वॉचिंग करना, ठीक है। जो भी, फॉर एग्जांपल मैं क्लास ले रहा हूं ना, मैं क्लास ले रहा हूं, आप मुझे क्या कर रहे हो, वॉच कर रहे हो। आप जो आपके पास अपनी नॉलेज है और मेरे पास नॉलेज है, आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि मैं कुछ न्यू सीख रहा हूं या नहीं सीख रहा, क्लियर। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, और उसका दूसरा नाम क्या है, वॉचिंग। क्योंकि ये जो फीलिंग है, वॉचिंग है, थिंकिंग है, डूइंग है, इसकी बेस पे फिर हम स्टाइल बनाएंगे। तो आपको पता हो कि वॉचिंग कौन से स्टेज पे आती है, ठीक है, स्टेज 2 में, क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद और क्या है, इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट
कंसेप्चुअलाइजेशन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? थिंकिंग। क्या है? इसमें हम क्या करते हैं? थिंकिंग या लर्निंग। देख, यहां पे हमने फील किया, यहां पे हमने रिव्यू किया, अब जो है हम कंक्लूड कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? कंक्लूजन, कंक्लूड। क्या कंक्लूड कर रहे हैं? कि हमने क्या न्यू सीखा। ठीक है, कि हमने नया ऐसी कौन सी चीज, देख यहां पे आपने फील किया, कंक्रीट, यहां पे आपने डीप एनालाइज किया, रिव्यू, अब आप कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, क्या मैंने कुछ न्यू सीखा या नहीं सीखा। सही है। फॉर एग्जांपल, जब आप स्टेज पे नहीं आए थे, फिर स्टेज पे आ गए, तो ये आपकी क्या थी? फीलिंग थी। फिर फीलिंग आपने डीपली उसको एनालाइज किया कि कौन सी मिस्टेक मुझसे हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। अब आप कह रहे हैं कि मैंने नया कुछ क्या सीखा। मैंने ये सीखा कि जब भी स्टेज पे जाना है, इससे पहले अपने आप को वेल प्रिपेयर करना है। ठीक है, वहाँ पे आई कांटेक्ट आपकी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंटली आपने बोलना है। ठीक है, अपनी जो इमोशन है उसके ऊपर आपने काबू पाना है। तो ये सारी चीजें फिर आप सीख रहे हो कि मुझे नेक्स्ट टाइम आप जाओगे ना इस काम के लिए, तो जो आपने कंक्लूड किया है, जो आपने सीखा है, वो फिर आप नहीं करोगे। सही है। इसके एग्जांपल आप आईवी की इनोवेशन पे भी ले सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जब आप आईवी की इनोवेशन कर रहे हो ना, जब आप कर रहे हो, क्योंकि उसमें आपके कंक्रीट एक्सपीरियंस में आपकी इन्वॉल्वमेंट लाजमी है। मैंने आपको आईवी की नवले दे दिया कि चलो इस पेशेंट को लगा दो। जब आप लगा रहे हो ना, उस टाइम आपकी जो फीलिंग है उसको क्या कहते हैं? कंक्रीट एक्सपीरियंस। जब आपने लगा दिया, इसके बाद समझ आ रही है आपको कि मैंने आपको आईवी की नवला दे दिया, आप पेशेंट को आईवी की नवला लगा रहे हो, उस टाइम जो आपकी फीलिंग है, ये क्या है? आपकी कंक्रीट एक्सपीरियंस है। जब आपने लगा दिया, इसके बाद आप उसको रिव्यू कर रहे हो, आया जो उसके स्टैंडर्ड प्रिकॉशन थे मैंने उसको यूज किया, मैंने हैंड वॉशिंग की थी, मैंने उसको स्टेराइल टेक्निक से मैंने किनोला लगाया नहीं लगाया। ठीक है, वो सारी चीजें आप रिव्यू कर रहे हैं। तो उससे जब आप रिव्यू कर रहे हैं ना, तो उससे आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। या तो आप कहेंगे कि हाँ, ये सारे प्रिकॉशन सब कुछ मैं यूज कर चुका हूं, या आप कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे ये गेज वाला किनौला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, ये गेज वाला किनौला इस्तेमाल करना चाहिए था। तो आप सीख रहे हैं, आपने कुछ न्यू सीखा उससे। तो आप जब नेक्स्ट टाइम आप करोगे, तो जो आपने सीखा है वो आप इम्प्लीमेंट करोगे। क्या करोगे? इम्प्लीमेंट। और उस इम्प्लीमेंटेशन को क्या कहते हैं? 4 स्टेज। और वो क्या है? एक्टिव एक्सपेरिमेंट है। क्या है? एक्टिव एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। और इसका दूसरा नाम क्या है? डूइंग। देख, जो नॉलेज आपने एक्वायर की है, आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो फॉर द नेक्स्ट टाइम। समझ आ गई? बहुत इजी स्टेजेस है, फॉर मुश्किल है नहीं, लेकिन अगर आप अपनी कंसेप्ट को क्लियर करें कि मतलब जो कॉल्फ है उसके मुताबिक लर्निंग क्या है। लर्निंग वो प्रोसेस है जो थ्रू एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप हासिल करते हैं। The main source of the learning and development is a experience. The knowledge is created through transferring experience. मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको ट्रांसफर करता हूं। So what is this? This is learning. लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू होते हैं। विदाउट एक्सपीरियंस ये कह रहे हैं कि नहीं, आप अगर आप किसी के बिहेवियर में चेंज लेकर आते हैं, आप किसी की नॉलेज को एनहांस करते हैं, किसी के स्केल को एनहांस करते हैं, तो ये सब के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? एक्सपीरियंस है। और उसने फिर अपनी जो थ्योरीज है, उस थ्योरी का नाम किया था एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल थ्योरीज। और उसने 2 चीजें उसमें डिस्क्राइब की थी। एक क्या कि लर्निंग स्टेजेस क्या है, और एक स्टाइल। तो स्टेजेस को हमने डिस्कस किया कि कितने स्टेजेस थे टोटल? 4। जो फर्स्ट स्टेज है उसको कंक्रीट एक्सपीरियंस कहते हैं, और इसको हम फीलिंग भी कह सकते हैं। जो स्टेज 2 है उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन या वाचिंग। थर्ड को क्या कहते हैं? कंसेप्चुअलाइजेशन या थिंकिंग, लर्निंग, कंक्लूजन। और जो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है ये क्या है? डूइंग। सबसे पहले आपने एक चीज कर लिया, ठीक है, उसमें आपकी फीलिंग क्या है, फिर आपने उसको रिव्यू कर दिया,
कि मतलब उसमें मतलब आपकी एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस क्या थे और अपनी न्यू एक्सपीरियंस, उसमें गैप क्या, मतलब वो सारी चीज़ें आपको आ रही थी या आपको नहीं आ रही थी, उसमें गैप क्या था। फिर जो न्यू चीज़ें आपने सीखा उसको आपने फिर क्या क्या इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये स्टेजेस है। अब ये स्टेजेस को अगर आपने याद कर दिया ना, तो इसके बाद स्टाइल खुद ब खुद आप याद कर सकते हैं आसानी से। स्टाइल कौन से है, कितने स्टाइल हैं? 4। क्या क्या है? डाइवर्जन, एसिमिलेटर, कन्वर्जन एंड अकोमोडेशन। ठीक है। ढाका, ढाका बांग्लादेश में एक जगह है, DACA, ढाका। ठीक है। आप इससे उसको याद कर सकते हैं। इससे दो एडवांटेज हो गए। एक तो ये कि इससे आप नेम भी याद कर सकते हैं इस फार्मूले से, और दूसरा ये कि जो जिस तरतीब से दिए हैं वो सीक्वेंस भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले डी है। डी का मतलब क्या है? डाइवर्जन। क्या है? डाइवर्जन। अब देख, डाइवर्जन इन दोनों के बीच है, स्टेज 1 और स्टेज 2 के बीच है। तो स्टेज 1 क्या है? फीलिंग। और सेकंड क्या है? वॉच। तो जो डाइवर्जन स्टाइल ऑफ लर्निंग है वो क्या करेंगे? फील एंड वॉच। क्या करेंगे? फील एंड वॉच। इसके एक एग्जांपल से हम उसको हल करेंगे, फिर आपको आसानी होंगे। आप किसी वार्ड में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सर्जिकल वार्ड में काम कर रहे हैं, वहां पे जो हेड नर्स है या जो सुपरवाइजर है उसने आपको आईवी की, वो आपके सामने आईवी किनोलेशन कर रहे हैं, मतलब आईवा की नवला पास कर रहे हैं। आप उसको क्या कर रहे हो? वॉच कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? वॉच। लेकिन उसने एक पेशेंट को अटेंड करके डायरेक्ट दूसरे पेशेंट के पास गई, उसने ना हैंड वॉशिंग की, न स्टेराइल टेक्निक अप्लाई की, और डायरेक्ट उसने आईवी की नवला लगा दिया। ठीक है। तो डाइवर्जन आपने दो काम की, आपने वॉच की और फिर आप इसके बाद आपकी फीलिंग क्या है? आपकी फीलिंग ये है कि इसने तो कोई जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है उसने तो उसको यूज ही नहीं किया, उसको हैंड वॉशिंग कर देना चाहिए थे, उसको जो है स्टेराइल टेक्निक्स के साथ ये कर देना चाहिए थे, मतलब आईवी किनोलेशन। तो ये जो डाइवर्जन है ये क्या काम करेंगे? वॉच करेंगे और फील करेंगे, बाकी कुछ नहीं। उसने आईवी किनोलेशन को वॉच भी किया और उसकी फिर फीलिंग किया थी। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? ये कौन सा स्टाइल है? डाइवर्जन। डाइवर्जन क्या है? फील एंड वॉच। या इसको एमसीक्यूज में ये भी आते हैं कि CE+RO, ये कौन सा स्टाइल है? ठीक है। तो सी का मतलब क्या है? कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इनके बीच में होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? डाइवर्जन। ठीक है। और डाइवर्जन क्या करेंगे, मतलब अगर वो लर्निंग करेंगे तो किस बेस पे? फील एंड वॉच। और मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि आप किसी वार्ड में काम कर रहे हो, उसी वार्ड में हेड नर्स या सुपरवाइजर या कोई और स्टाफ है, वो आईवी की नवला पास कर रहे हैं, लेकिन उसने कोई भी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज नहीं की। आपने वॉच किया और फिर आपने फील किया कि मतलब उसको ये सारी चीजें कर देना चाहिए थे। इसके बाद ए है। ए का मतलब क्या है? एसिमिलेटर। एसिमिलेटर। अब देख, एसिमिलेटर किसके? 2 और 3 के बीच है। तो इसका मतलब क्या है? वॉच एंड थिंक। इसका मतलब क्या है? उसी सिनेरियो को हम दोबारा इंप्लीमेंट करेंगे। उसने क्या देखा था? क्या देखा था उसने? ठीक है। कि उसने जो किनोलेशन की है वो विदाउट स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एंड जो स्टेरिलाइजेशन के बगैर किया था। आप वो रिव्यू करेंगे, क्या करेंगे? ये सारी चीजें सोचेंगे और इससे मतलब वो कोई कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। तो वो क्या कर सकते हैं? वो घर, जैसे आप घर जाएंगे तो आप उसकी जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है कि आईवी किनोलेशन पास करने के लिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या है, आप उसको क्या करोगे? रीड करोगे, आप उसको देखोगे और फिर दोनों को आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे कि उसने जो किया था और जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है, आया इसमें दोनों सेम है या उसमें कहीं पे वो है। तो मतलब आप कंक्लूजन की तरफ चली जाएंगे। कंक्लूजन किस तरह कि फॉर एग्जांपल इसमें होंगे कि आपने हैंड वॉशिंग करने हैं, उसने हैंड वॉशिंग की थी? नहीं की थी। इसमें है कि आपने स्टेरॉइड करना है, उसने किए थे? नहीं किए थे। तो आपके पास क्या आ गई? नॉलेज आ गई, न्यू लर्निंग आपके पास आ गई। आपने ये सीखा कि जब भी मैं आईवी किनोलेशन करूंगा तो मैं ये सारी जो चीजें उसने मिस की है मैं करूंगा या करूंगी। क्लियर? यहां पे आप कंक्लूजन तक पहुंच गए।
अच्छा, अब एक और है सी। सी का मतलब क्या है? कन्वर्जन। अब कन्वर्जन किस किस के बीच में है? थिंकिंग एंड डूइंग। अब उसने जो सोचा था, जो कंक्लूड किया था, थिंकिंग क्या था? कंक्लूजन था ना। उसने क्या कंक्लूड किया था कि मतलब उसने जो टेक्निक यूज की थी वो सही टेक्निक नहीं थी। अब जब नेक्स्ट टाइम ये करेंगे तो क्या करेंगे? ये वो वाले वो सोचेंगे, उस एक एक स्टेप के ऊपर सोचेंगे कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने हैंड वॉशिंग करने हैं तो फिर हैंड वॉशिंग करेंगे, फिर आपने सारी इक्विपमेंट को एक जगह पे इकट्ठे करने हैं तो वो करेंगे, फिर इसके बाद वो सोचेंगे कि मुझे ग्लव्स जो है वो लेने हैं, वो ग्लव्स लेंगे। इसके बाद जो है वो पेशेंट के पास जाएंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो अपने वो करेंगे। मतलब वो सोचेंगे उसके बारे में जो एक्चुअल पोजीशन है और फिर वो करेंगे। तो इसमें थिंकिंग एंड डूइंग, तो ये क्या है? कन्वर्जन है। कन्वर्जन, और कन्वर्जन इज कंप्लीटली अपोजिट टू डाइवर्जन। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर एमसीक्यूज में आएंगे कि कौन से दो ऐसे स्टाइल है जो अपोजिट है टू ईच अदर, सो दिस इज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। यहां तक क्लियर? अब जो द लास्ट वन है वो क्या है? अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन में क्या होंगे? डूइंग एंड फीलिंग। डूइंग एंड फीलिंग। तो अक्सर ये किस सिचुएशन में होते हैं? जो ट्रायल एंड एरर मैटर होते हैं। ठीक है, जो आप गलतियों से सीखते हैं, बार बार जो है ना आप करते हैं और आप गलतियों से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे आरटीआई के एक पेशेंट आ जाते हैं जो बहुत सीवियर, उससे ब्लीडिंग भी हो रही है, ठीक है, और मतलब वो हाइपोवोलेमिक शॉक में जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अब डायरेक्टली उसको आईवी कैनुलेशन भी पास कर लेते हैं और सारी चीज़ें कर लेते हैं विदाउट स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है ना कि आप जो है वो सारी चीज़ स्टेरॉइड कर ले और वो कर लें। तो आप क्या करते हो? डूइंग। सबसे पहले आप क्या करते हो? डूइंग। इसके बाद जो है ना फिर आप फीलिंग करते हो कि मैंने जो किया सही टेक्निक से किया या नहीं किया। लेकिन सबसे पहले आपके फोकस किस चीज के ऊपर है? डूइंग। तो इसको हम ट्रायल एंड एरर बेस्ड मेथड भी कहते हैं कि मतलब उस टाइम आप ये नहीं सोचते कि मैंने सही लगाया या गलत लगाया। ठीक है, आप डायरेक्टली जो है उसको, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं उसकी ब्लीडिंग स्टॉप ना करूं या मैं उसको इसी टाइम पे अगर आईवी फ्लूइड और ये चीजें नहीं लगाऊं तो पेशेंट जो है वो मर सकता है। तो फिर आपके प्रिकॉशन और इसका क्या फायदा? तो इसमें आप डूइंग पहले करते हैं फिर फीलिंग करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फीलिंग एंड वाचिंग, तो ये कौन सा स्टाइल है? डाइवर्जन है। डाइवर्जन में कोई क्या होंगे? फीलिंग एंड वाचिंग। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वाचिंग एंड थिंकिंग, तो ये कौन से होंगे? एसिमिलेटर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि थिंकिंग एंड डूइंग, तो ये कौन से होंगे? डाइवर्जन। अगर आपसे पूछा जाए कि कन्वर्जन, अगर आपसे पूछा जाए कि डूइंग एंड फीलिंग, तो ये कौन से होंगे? अकोमोडेशन। अकोमोडेशन, उसका स्टाइल नेम जो है वो अकोमोडेशन है, लेकिन ये ट्रायल बेस पे हम करते हैं ना, बार बार वो कर देते हैं। तो क्लियर? एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। 4 स्टेजेस है। कितने स्टेजेस है? 4। पहला स्टेजेस क्या है? कंक्रीट एक्सपीरियंस। दूसरा स्टेज क्या है? रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तीसरा स्टेज क्या है? एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। 4th स्टेज कौन सा है? एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। अब जो सीई यानी कंक्रीट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के बीच जो स्टाइल है, जो फीलिंग और वाचिंग कंसेप्ट है, उसको क्या कहते हैं? डाइवर्जन। फिर जो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन के बीच है, मतलब वाचिंग और थिंकिंग के बीच, उसको क्या कहते हैं? एसिमिलेटर। फिर जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन के बीच, मतलब थिंकिंग और डूइंग के बीच, उसको क्या कहते हैं? कन्वर्जन। फिर जो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है और कंक्रीट एक्सपीरियंस है, इसके बीच मतलब डूइंग और फीलिंग के बीच है, उसको क्या कहते हैं? अकोमोडेशन। सही है। एक बात याद रखें कि ये लाजमी नहीं है कि आप जो स्टार्ट है ना वो आप कंक्रीट एक्सपीरियंस से ले लें। आप किसी भी स्टेज में एंटर हो सकते हो। आप डायरेक्ट वाचिंग स्टेज में आप एंटर हो सकते हो, आप एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन में हो सकते हो, आप एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में हो सकते हो, लेकिन 4 स्टेज को कंप्लीट करना लाजमी है। जिस स्टेज में एंटर होना है, इट्स नॉट
नेसेसरी कि आपने सिर्फ इसमें एंटर होना है, सही है। लेकिन जब सारी स्टेजेस कंप्लीट होंगे तो तब लर्निंग होगी। अगर ये सारी स्टेजेस कंप्लीट नहीं होंगे तो तब उसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे। क्लियर? ये कब पेश किया था ये थ्योरी? 1984 में। और इसको जो ये स्टाइल है जो थ्योरी उसने पब्लिश की थी, वो थ्योरी कब पब्लिश की थी उसने? 1984 में। ठीक है, 1984 में फिर ये पब्लिश भी हो गई थी, सही है। क्लियर? अब हम उसको रिव्यू कर रहे हैं, मतलब रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर का जो मेन मकसद है वो एक ही है कि लर्निंग अगर आपने करने हैं तो लर्निंग का मेन सोर्स क्या है? एक्सपीरियंस है। अगर आपने किसी के नॉलेज में चेंज लेकर आने हैं तो थ्रू व्हाट? एक्सपीरियंस। अगर किसी के स्केल में चेंज लेकर आने हैं तो एक्सपीरियंस। अगर किसी के बिहेवियर में चेंज लेकर आने हैं तो थ्रू एक्सपीरियंस। क्लियर? चलो आप उसको रिव्यू करते हैं जल्दी जल्दी। ये ऑब्जेक्टिव है कि डिफाइन लर्निंग, लर्निंग क्या है, डिफरेंट लर्निंग साइकिल क्या है, डिस्कस द टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी हमने डिस्कस कर दिया, इसको भी कर दिया। डिस्कस द कोर मॉडल ऑफ लर्निंग स्टाइल, इसको भी हमने डिस्कस कर दिया। एक्सप्लेन द लर्निंग स्टाइल बेस्ड ऑन अ क्लिनिकल सिनेरियो, उसको भी हमने डिस्कस कर दिया एक सिनेरियो के थ्रू कि आप किसी वार्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आईवी की इनोवेशन कर रहे हैं, जितने भी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है वो यूज नहीं कर रहे, वो सारी चीजें। ठीक है, अब इसमें एक बात याद रखें कि ये तो जो लर्निंग स्टाइल की हमने बात की ना, ये हमने किसकी बात की? कॉल्ब की हमने बात की। इसके अलावा भी हमारे पास लर्निंग स्टाइल है, ठीक है, उसको है हम कहते हैं वॉक। क्या? WARK। वॉक का मतलब क्या है? वी का मतलब क्या है? विजुअल साइट। देख, जब भी आप किसी चीज को याद करते हैं ना, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंच जाए। ठीक है, जब तक आपके ब्रेन तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती तो आप लर्निंग नहीं कर सकते। आप इंफॉर्मेशन ब्रेन तक किन किन चैनल से पहुंचते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि दीज आर स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल विजुअल में आप अपनी जो साइट है ना, सेंस ऑफ साइट, आप उसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये इसका पहचान क्या है? ये विजुअल का, ये हमेशा कहेंगे लेट मी सी, मुझे देखने दे। ठीक है, मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, एक बहुत लंबी कहानी सुनाई, लेकिन जब तक मैं यहाँ पे शो नहीं करूंगा आप उसको याद नहीं कर सकते। ठीक है, जो विजुअल लर्नर है वो फोकस करेंगे किस चीज के ऊपर? किसी चीज को देखने के ऊपर। अगर मैं आपको 1000 बार बता दूं कि एक मार्कर है, इस मार्कर से हम लिखते हैं, ठीक है, इसमें एक परमानेंट आते हैं, एक टेम्परेरी आते हैं, लेकिन जब तक मैं आपको ये दिखाऊंगा नहीं कि दिस इज अ मार्कर, आप नहीं सीख सकते। अगर मैं आपको लैपटॉप के बारे में सारी कहानी बता दूं, लेकिन जब तक आप नहीं देखेंगे आप नहीं देख सकते। ए का मतलब क्या है? ऑडिटरी, हियरिंग। ये जो लर्नर है ना, इसका जो स्टाइल है, वो जब तक किसी चीज को नहीं सुनेंगे ना, आप उसको 1000 पिक्चर दिखा दे वो याद नहीं कर सकते, लेकिन जैसे वो सुनेंगे वो फिर याद कर सकते हैं। आर का मतलब क्या है? रीड एंड राइटिंग। जब तक वो खुद किसी चीज को रीड नहीं करेंगे, अगर ये स्लाइड है, जब तक, अगर हम आर की बात करें रीड वाले की, जब तक वो खुद इसको रीड ना करे और फिर उसको राइट ना करे वो याद नहीं कर सकते। ठीक है, के का मतलब क्या है? काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक का दूसरा नाम क्या है? टेक्टाइल, टच। जब तक वो किसी चीज को टच नहीं करेंगे ना, मैं कहता हूं कि ये मार्कर क्या है? हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है, लेकिन जब आप खुद टच नहीं करोगे ना आप नहीं सीख सकते। अच्छा, आप क्वेश्चन ये है ना कि आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है? ये तो लर्निंग स्टाइल है, लेकिन आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है? मेरी लर्निंग स्टाइल क्या है? हर एक इंडिविजुअल अपने लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई कर सके। जो मेरी लर्निंग स्टाइल है ना, दिस इज सेकंड वन, हियरिंग। जब तक मैं किसी चीज को नहीं सुनता ना, तब तक मैं याद नहीं कर सकता। तो दिस इज माई स्टाइल। आपकी स्टाइल क्या है? आप आसान काम है जिसको आप मोस्टली यूज करते हैं, दिस इज योर स्टाइल। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 और 3 और ये चारों एक साथ यूज करते हैं।
कि जब तक वो देखेंगे भी नहीं और सुनेंगे भी नहीं और ये टच भी नहीं करेंगे वो नहीं सीख सकते। तो उसके स्टाइल फिर कॉम्बिनेशन वाला स्टाइल है। लेकिन आप हर एक में से जो है आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट्स योर स्टाइल, आपका स्टाइल क्या हो सकता है? ऑडिटरी। आपका क्या हो सकता है? मतलब किस तरह आप याद करते हैं चीजों को? थिंकिंग। तो थिंकिंग कौन सा है? हाँ, एक आसान तरीका है ना। देख, एक और चीज मैं आपको बता दूं। जो ये लिसनर होते हैं ना, स्टाइल वाले, जो सुनने वाले, हियरिंग वाले, ऑडिटरी वाले, उसकी पहचान क्या है कि वो जब इंडिविजुअल भी स्टडी करेंगे ना, अकेले में भी स्टडी करेंगे तो जोर जोर से कहेंगे, इतने जोर जोर से कहेंगे कि वो खुद उसको सुन सकते हैं। ठीक है, गुनगुनाएंगे अपने साथ। जब भी वो स्टडी करेंगे ना, कि उसके साथ कोई भी दूसरा इंडिविजुअल नहीं होगा, बिल्कुल एलोन। लेकिन फिर भी जब वो स्टडी करेंगे इतने जोर से करेंगे कि एटलीस्ट वो खुद सुनेंगे उसको, क्योंकि वो खुद जब तक नहीं सुनेंगे ना वो याद नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो रीड और राइट वाला है नहीं, वो तो सुनने पे वो करते हैं। जैसे वो सुनेंगे तो उसको याद हो जाएंगे। तो इसका मेन पहचान ये है कि जब वो स्टडी करते हैं तो खामोशी से नहीं कर सकते, वो इतने जोर से जरूर पढ़ेंगे कि कम से कम वो खुद उसको सुन ले। सही है। तो हर एक आसानी से अपनी जो स्टाइल है वो मालूम कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं। दिस इज योर लर्निंग स्टाइल। ठीक है। तो आज दिस इज योर, आप कह सकते हैं कि होम एक्टिविटीज हैं कि हर एक इंडिविजुअल जो है, हर एक स्टूडेंट्स वो अपने लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर इस लर्निंग स्टाइल के ऊपर जो है फिर वो मतलब कुछ सेंटेंस लिखेंगे, 2-3 सेंटेंस। सही है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस। अच्छा, अब लर्निंग है क्या? जल्दी जल्दी सिर्फ इसको हम ओवरव्यू करते हैं, बाकी सारी चीजें भी है वो ऑलरेडी डिस्कस। सही है। बस रहता रहा। अच्छा, सो व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग की एक डेफिनेशन ये है कि लर्निंग इज अ प्रोसेस व्हिच ब्रिंग चेंजेस इन योर नॉलेज एंड योर स्किल। ये चीज यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सही है। आप क्या करेंगे? सिर्फ उसका ओवरव्यू करेंगे, जो चीजें मिस है उसको हम डिस्कस करेंगे। सही है। तो ये क्या है लर्निंग? लर्निंग अकॉर्डिंग टू कोट क्या है? लर्निंग इज द प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने पहले कह दिया कि जो पुराना जो हम डेफिनेशन करते हैं लर्निंग के, कि लर्निंग इज अ प्रोसेस व्हिच ब्रिंग चेंजेस इन योर नॉलेज, बिहेवियर एंड स्किल। लेकिन जो ये मॉडल है इसके मुताबिक ये 1984 में कोर्ट ने दिया था ये डेफिनेशन कि लर्निंग क्या है, कि लर्निंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के थ्रू जो है आप नॉलेज को क्या, लर्निंग को क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? लर्निंग। एक्सपीरियंस इज द मेन सोर्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग का जो मेन सोर्स है वो क्या है? एक्सपीरियंस है। अच्छा, इंफॉर्मेशन ये क्या है? लर्निंग स्टाइल क्या है कि इंफॉर्मेशन एंटर योर ब्रेन 3 मेन वेव्स। ठीक है। जो सेंस है ना, सेंस, थ्रू सेंसेस आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंच सकते हैं। वो सेंसेस क्या है? साइट है, हियरिंग है और टचिंग है। ठीक है। जब आप किसी चीज को टच करोगे ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि ये हॉट है, कोल्ड है, सॉफ्ट है, क्या है। ठीक है। इसी तरह आप किसी चीज को सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये साउंड क्या है, मेल की साउंड है, फीमेल की साउंड है। ठीक है। और आप उसको पहचान भी सकते हैं। सही है। और दूसरा क्या है? वॉचिंग। आप जब किसी मतलब देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ये उबैद है, नवीद है, कौन है। ठीक है। इसके अलावा ये दोबारा इसकी डेफिनेशन है कि रेफर टू द वेज एंड कंडीशंस अंडर व्हिच लर्नर मोस्ट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली क्या कहते हैं? परसीव, प्रोसेस, स्टोर एंड रिकॉल व्हाट दे आर अटेम्प्टिंग टू लर्न एंड। ठीक है। तो इसमें ये वो वेज है या वो टेक्निक है जिसके थ्रू जो लर्नर है वो परसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को। क्या करते हैं? परसीव करते हैं। सही है। तो ये आपके लर्निंग स्टाइल हैं। अब लर्निंग साइकिल क्या है? देख, लर्निंग साइकिल दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस होगा। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है ना। ये इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार कंप्लीट हो गया तो स्टॉप। ये ऑनगोइंग है, ये चलता रहेगा। ठीक है। ये क्योंकि जो लर्निंग है ना, लर्निंग
लर्निंग ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन कर दिया तो आपकी लर्निंग कंप्लीट हो गई, अगर आपने एमएस कर दिया तो आपकी लर्निंग कंप्लीट हो गई, अगर आपने पीएचडी कर दिया तो आपकी लर्निंग कंप्लीट हो गई। लर्निंग कभी भी कंप्लीट नहीं होती। जब लर्निंग कंप्लीट नहीं होती तो लर्निंग साइकिल किस तरह कंप्लीट होंगे, सही है। तो ये ऑनगोइंग क्या है, प्रोसेस है। अब ये है कि थ्योरी बिहाइंड द जो कोल्ब मॉडल है, इसकी बिहाइंड क्या थ्योरी थी। तो क्या थ्योरी थी, सम लर्निंग स्टाइल या कैटेगरी फोकस ओनली ऑन द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ अ लर्निंग। जिस तरह हमने कहा कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल है, जो वर्क से हमने डिस्कस कर दिया कि ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल है, विजुअल है, ठीक है, काइनेस्थेटिक है या टेक्टाइल है, और कौन कौन से विजुअल कौन से हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया। अब जो कोर्स लर्निंग स्टाइल है इंक्लूड परसेप्शंस एंड प्रोसेसिंग। जो ये मॉडल है ना, इसमें दो मेन पिलर है। कितने हैं, दो। एक परसेप्शन है और एक प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, वो अप्रोच जिसके जरिए आप चीजों को एडॉप्ट करते हैं। और परसेप्शन क्या है, योर इमोशन, योर थिंकिंग, योर रिस्पॉन्स, ठीक है। जब आप किसी चीज को परसीव करते हैं तो उसको आपकी क्या रिस्पॉन्स होते हैं, और किस वे से आप परसीव करते हैं तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। कौन से प्रोसेस के थ्रू आप किसी चीज को परसीव करते हैं, और उस परसेप्शन को फिर आपके इमोशन क्या, आपके रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। अगर आपको कोई गाली देंगे तो आप क्या करोगे, वापस गाली ही दोगे ना, ठीक है। तो दिस इज अ रिस्पॉन्स, परसेप्शन। तो इसकी जो मॉडल है ना, इसकी मेन दो पिलर है। और इसमें एक हमारे पास जो है अगर हम कॉन्टिन्यूम से उसको एक्सप्लेन करें तो ये फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, ये क्या है, ये आपके पास प्रोसेसिंग है। और फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ ये क्या है, ये आपके पास परसेप्शन है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। जिस तरह आप परसीव करते हैं इसी तरह आप फिर रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये क्या है कि जो प्रोब्स लर्निंग स्टाइल थी इंक्लूड परसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। अकॉर्डिंग टू प्रोब, लर्नर परसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशंस इन अ कॉन्टिन्यूम, जो मैंने डिस्कस की। फ्रॉम क्या कहते हैं, कंक्रीट, कौन कौन से, फ्रॉम कंक्रीट एक्सपीरियंस से रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन से एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, और फिर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन से एक्टिव एक्सपेरिमेंट, और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन से वापस कंक्रीट एक्सपीरियंस, और फिर इसी तरह ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। क्लियर। जिस तरह कंप्यूटर तीन काम करते हैं ना, इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और आउटपुट, इसी तरह इस थ्योरीज में भी दो चीजें हैं, प्रोसेसिंग एंड परसेप्शन। ये वो लर्निंग थ्योरी है जो हमने बात की, एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल थ्योरी, जो 1984 में इसने ये डिस्कवर की थी। इसमें क्या थी, is typically represented by a 4 stage of learning cycle। कितने स्टेज है इसके, 4। और हमने डिटेल में ये 4 स्टेजेस हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंक्रीट एक्सपेरिमेंट है, एक्सपीरियंस है, इसके बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, फिर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन है, और फिर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है। तो ये 4 स्टेजेस है इसके, ठीक है। ईच ends of the continuum modes provide a step into the learning process। learning process ये जितनी भी है ये सारे आप कंप्लीट करेंगे। मैं जिस तरह मैंने पहले बताया कि एंट्रेंस की बात नहीं है, लेकिन कंप्लीट होना लाजमी है, सही है। आप ये दोबारा वही है कि जो डेविड, इसका पूरा नाम था डेविड एलन कोप, उसका पूरा नाम था। 1984 में उसने ये थ्योरीज दी थी। ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट था, अमेरिका से बिलोंग करता था। प्रोपोज दैट द एडल्ट लर्निंग एज मोर इफेक्टिव। देख, इसका मेन क्या था कि जो एडल्ट लर्निंग है वो मोर इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट बेस है ना, तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट, तो इस ज्यादा एक्सपीरियंस इस बेस पे आते हैं ना। जितना आपके एज ज्यादा होता जाएगा इतने आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस आएंगे, और उस एक्सपीरियंस आपकी क्या है, लर्निंग है। तो इसका मतलब है आपके पास ज्यादा लर्निंग आ जाएंगे, ठीक है। इसका मेन जो कंसेप्ट है वो ये था कि जो लर्नर है ना वो एक्टिवली ज्यादा सीखते हैं एज कंपेयर टू पैसिवली।
जब वो खुद इन्वॉल्व होते हैं किसी एक्टिविटीज में तो वो आसानी से और ज्यादा सीखते हैं एज कंपेयरली अगर वो सिर्फ वॉच करते हैं, देखते हैं। सही है। अगर हम डिस्कशन करेंगे किसी टॉपिक के ऊपर तो आप आसानी से सीखेंगे एज कंपेयर टू अगर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। सही है। अगर हम रीजनिंग करेंगे किसी टॉपिक के ऊपर तो आप आसानी से सीखेंगे। अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो आप आसानी से सीखेंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ लेक्चर मेथड को इम्प्लीमेंट करूं और वो भी पैसिव तो आप आसानी से नहीं सीखते। तो इसका मेन कंसेप्ट ये था कि मच डीपर लेवल व्हेन लर्नर आर मोर डायरेक्टली इन्वॉल्व रेदर पैसिवली रिसीविंग नॉलेज। मतलब जब लर्नर एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं ना, कंक्रीट एक्सपीरियंस का क्या मतलब था? एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट। सो दिस इज कॉल्ड कि दो टाइप के लर्निंग है ना, एक्टिव लर्नर और पैसिव लर्नर। तो एक्टिव लर्नर ज्यादा सीखते हैं एज कंपेयर टू पैसिव लर्नर। और क्या है, ये तो वही लर्नर है और फिर इसकी मेन 4 स्टेजेस है। हर स्टेज जो है दूसरे स्टेज से मुख्तलिफ है। सही है। इसके 2 डायमेंशन है, मैंने पहले बता दिया कि 2 पिलर या डायमेंशन आप उसको कह सकते हैं। एक हमारे पास क्या है, प्रोसेसिंग है और एक परसेप्शन है। इस बेस पे है ये 2 डायमेंशन भी, आप उसको 2 डायमेंशन भी कह सकते हैं। आप इसकी मेन जो 2 पिलर है वो भी कह सकते हैं। सही है। इस थ्योरीज के और इसके कितने स्टाइल है? लर्निंग स्टाइल है 4 लर्निंग स्टाइल। कौन कौन से हैं? डाइवर्जन, एसिमिलेटर, कन्वर्जन, अकोमोडेशन। ठीक है। तो ये 4 लर्निंग स्टाइल है, हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। ये वही साइकिल है जो हमने व्हाइट बोर्ड पे कर दिया कि कंक्रीट एक्सपीरियंस है, डूइंग है, हैविंग एन एक्सपीरियंस है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है जिसमें आप किसी चीज़ को रिव्यू करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन है जिसमें आप कंक्लूड करते हैं किसी चीज़ को, लर्निंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं, और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है जिसमें आप प्लानिंग करते हैं या ट्राइंग करते हैं या डूइंग समथिंग। सही है। मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं। ये 4 स्टेजेस है। वही 4 स्टेजेस दोबारा, कंक्रीट एक्सपीरियंस है CE, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन RO, एब्स्ट्रैक्ट conceptualization AC and active experimentation AE। ये हम डिस्कस कर चुके हैं तो आई थिंक इस पे ज्यादा टाइम हम नहीं करेंगे। जिस तरह हम कंक्रीट एक्सपीरियंस को हमने कहा था कि ये कौन सा स्टेज है, फेलिंग स्टेज है। इसमें इसकी मेन क्वालिटी क्या है? इसकी मेन क्वालिटी ये है कि एक्टिव लर्निंग होगी इसमें। एक्टिव लर्निंग क्या है? जब लर्नर एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे उसमें। ठीक है। खुद इन्वॉल्व होंगे तो उसको कहते हैं एक्टिव लर्नर। पैसिव लर्नर इसमें नहीं होंगे। ठीक है। फिर क्या है? रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं? वाचिंग। इसमें हम क्या करते हैं? किसी चीज को हम रिव्यू करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है। जो कंपैरिजन करते हैं ऑफ द एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस एंड अ न्यू एक्सपीरियंस। इसकी बीच जो गैप है उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है। तो इसमें भी है कि लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर, दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके थ्रू लर्निंग करते हैं। लुक्स फॉर द मीनिंग ऑफ थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन में क्या है? थिंकिंग। इस पे हम क्या करते हैं? कंक्लूजन की तरफ हम जाते हैं, लर्निंग की तरफ हम जाते हैं। थिंकिंग हम करते हैं कि हमने न्यू क्या सीखा इसमें। सही है। और फिर इसमें लॉजिकल एनालिसिस होते हैं, लॉजिकल एनालिसिस, क्योंकि आप कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में क्या है? डूइंग। जो आपने न्यू सीखा है उसको आपने अभी इंप्लीमेंट करना है। ठीक है। कि आपने जो चीज न्यू सीखी है ना, इतने 30 स्टेजों में से आप उसी नॉलेज को आप इंप्लीमेंट करें, डूइंग करें। ठीक है। वे थिंकिंग के साथ। सही है। क्लियर? ये मैंने पहले बता दिया कि ये जो मॉडल था लर्निंग स्टाइल की कब पब्लिश हुआ था? 1984 में। तो ये MCQs में आ सकते हैं। सो दैट्स वाई आपको याद होनी चाहिए। और इसका जो मेन फोकस था क्या था? कि एक्सपीरियंस इज द सोर्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। कि एक्सपीरियंस क्या है? दिस इज द सोर्स फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इसका मेन सोर्स क्या है? एक्सपीरियंस है। ठीक है। जब आप पहले बार जाते हो ना किसी जगह, फॉर एग्जांपल आप कुमरात जाते हैं ना, तो आपको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तो आप अपने साथ इतनी ज्यादा चीजें नहीं लेकर जाते।
लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप जाते हैं ना, तो फिर आपके पास एक्सपीरियंस आता है। तो एक्सपीरियंस से आपने बहुत कुछ सीखा होता है कि मुझे जाना है तो ये चीज़ें मुझे साथ लेकर जाने हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस से आपने सीखा है। जब आप एक्सपीरियंस करोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, अगर आपने नाइट ड्यूटी नहीं की है तो आपको कुछ पता नहीं, लेकिन नाइट ड्यूटी अगर आपने की है, नेक्स्ट टाइम आप नाइट ड्यूटी के लिए जाओगे तो अच्छी नींद करके, पूरी करके फिर जाओगे। सही है। A typical presentation of the globes टू कॉन्टिनम, ये मैंने कह दिया कि टू कॉन्टिनम है, ईस्ट वेस्ट में आपकी प्रोसेसिंग है, ये वाला जो अभी मैंने डिस्कस कर दिया। और साउथ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ में क्या है आपके पास, परसेप्शन है। ठीक है, अच्छा, मॉडल ऑफ लर्निंग में सबसे पहला स्टेज क्या है, कंक्रीट एक्सपीरियंस है। ये कह रहे हैं कि जो साइकिल है ना, वो स्टार्ट होते हैं विद द कंक्रीट एक्सपीरियंस के साथ, वो स्टार्ट होते हैं लर्निंग बाय एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, कंक्रीट एक्सपीरियंस में आप क्या करते हैं, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के थ्रू आप सीखते हैं। ठीक है, एक्चुअली आप इन्वॉल्व होते हैं उसको। When a new experience or situations is encountered, तो फिर क्या होता है, और री इंटरप्रिटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस। जब कोई एक्सपीरियंस आपके पास आ जाते हैं ना, न्यू एक्सपीरियंस, तो आपके पास कोई एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस भी है ना, आप दोनों को फिर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, कि मतलब मैंने कुछ न्यू सीखा या नहीं, वो पुरानी बातें है। सही है। फिर क्या है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होते हैं। कंक्रीट एक्सपीरियंस में मैंने पहले बता दिया कि पर्सनली यू मस्ट बी इन्वॉल्व विद द पीपल इन एवरीडे सिचुएशन। ठीक है, ये कंक्रीट एक्सपीरियंस में जो एवरीडे आप, जैसे आप क्लास में आते हैं ना, वो क्लास में जो एक्सपीरियंस के थ्रू आप सीखते हैं कि मतलब कौन सी टीचर का मेथड सही है, कौन सी का सही नहीं है, कौन सा आसान है, कौन सा मुश्किल है, वो सारी चीजें तो वो किस चीज में आते हैं, एजी। आप रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, बार बार रिपीटेशन हो रही है। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन मतलब है वाचिंग। इसमें क्या है, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं बिफोर मेकिंग अ जजमेंट बाय द व्यूइंग। देख, आपने कोई चीज देख लिया ना, कि जिस तरह हमने सिनेरियो बयान की कि एक नर्स है, वो आईवी की इनोवेशन पास कर रहे हैं, आपने उसको देख लिया। ठीक है, आपको ये अंदाजा हो गया कि उसने जो जिस तरह स्टैंडर्ड वो है प्रिकॉशन उसने यूज़ नहीं की, न उसने हैंड वॉशिंग की, न उसने कोई स्टराइजेशन का ख्याल रखा, तो आप डायरेक्टली जजमेंटल नहीं हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस आप डायरेक्टली कि आपने तो ये सारी चीज़ें गलत कर दी। ठीक है, आप क्या करोगे, आप उसको रिव्यू करोगे, थिंकिंग करोगे, उसके ऊपर ऑब्जर्व करोगे, आप जो है अपने एक्सपीरियंस और न्यू एक्सपीरियंस को दोनों को कंपेयर करेंगे, इसके बाद आप कंक्लूजन पे जाएंगे। क्योंकि कंक्लूजन तो आपका थर्ड स्टेप है ना, तो आप डायरेक्टली जजमेंट नहीं बनाओगे कि नहीं बस आपने तो ये सारी चीजें गलत कर दी। ठीक है, क्या करने आपने, आपने वेविंग एनवायरमेंट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अपनी मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव को देखने। जिस तरह हमने एक सीनियर में ये बात की कि आरटीआई का एक पेशेंट है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ चुका है, बहुत ज़्यादा एक्टिव ब्लीडिंग हो रहे है उससे। ठीक है, तो आप जो है इस एनवायरमेंट को इस पर्सपेक्टिव से आप देखो कि मतलब अगर मुझे सबसे पहले क्या करना है, उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। ठीक है, तो इसमें अगर आप वो प्रोटोकॉल छोड़ दें तो आई थिंक इट विल नॉट बी, मतलब इतना वो नहीं है। सही है, तो आपने देखना है सिचुएशन को भी, आपने डायरेक्टली जजमेंट नहीं देना है। सही है, ये क्या है कि दिस मीन टेकिंग टाइम फ्रॉम डूइंग एंड स्टॉपिंग, स्टेपिंग बैक फ्रॉम द टास्क एंड रिव्यूइंग व्हाट हैज बीन डन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, आपने टाइम लेना है, आपने रिव्यू करना है कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ, इसके बाद आपने फिर कंक्लूजन की तरफ जाना है। कंक्लूजन आपकी क्या है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो सेकंड स्टेप है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, इसमें हम डिस्कशन करते हैं, इसमें हम ब्रेन स्ट्रॉमिंग करते हैं। ब्रेन स्ट्रॉमिंग पता है क्या है, हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग। आपके माइंड में जो भी आता है ना, आप लिख दे कि ये हो सकता था, ये हो सकता था, ये हो सकता था, ये इसलिए उसने नहीं की, इसलिए नहीं की, ब्रेन स्टॉर्मिंग है। ठीक है, थॉट्स एंड क्वेश्चन। ठीक है, दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन।
एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन हमने कहा कि इसमें हम थिंकिंग करते हैं, लर्निंग करते हैं, कंक्लूजन पे जाते हैं, ठीक है। हमारे पास एक कंक्लूजन आते हैं कि हमने कुछ सीखा भी या नहीं, सही है। तो इसमें इन दिस स्टेज लर्निंग इन्वॉल्व थ्योरीज, लॉजिक एंड आइडियाज रेदर देन फीलिंग। इसमें हम सिर्फ फीलिंग पे नहीं जाते कि बस मैंने बस फील कर दिया कि ये गलत है। इसमें हमारे पास लॉजिक होंगे, हमारे पास कोई ऐसे एविडेंस होंगे जिसके बेस पे हम कहेंगे कि ये गलत है या ये सही है। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ फीलिंग पे नहीं जाएंगे कि मेरे ख्याल में ये गलत है, ठीक है। आपके पास लॉजिक होंगे, आपके पास एविडेंस होंगे। तो एविडेंस कब आएंगे? जब आप किसी चीज को रिव्यू करेंगे, जब आप किसी चीज को रीड करेंगे, ठीक है, तब आएंगे ना आपके पास। तो इसमें सबसे ज्यादा लॉजिक और थ्योरीज बेस पे आप बात करते हैं, सही है। अच्छा, और क्या है? एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, जिसमें हम क्या करते हैं? डूइंग, ठीक है। इसमें क्या है? द फाइनल स्टेज ऑफ द लर्निंग साइकिल है when the learner consider how they are going to put what they have learned into practice। अब उसने जो सीखा है ना वो प्रैक्टिस में भी लेकर आने है ना। अगर आपने आई वीक इनोवेशन सीख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप प्रैक्टिस में नहीं लेकर आओगे तो उसकी कोई एडवांटेज है नहीं है। तो आपने इस स्टेज में वो करना है जो आपने सीखा है, उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में आपने लेकर आना है, सही है। एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन थ्रू एक्शन, जो चीज आपने सीखी है थ्रू एक्शन आप आपने उसको करने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? इट इंक्लूड रेस्ट टेकिंग, इसमें हम रेस्ट भी लेते हैं ना, क्योंकि प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं, सही है। द लर्नर क्या करते हैं? अप्लाइज देयर आइडिया टू द वर्ल्ड अराउंड देम टू सी व्हाट हैपेंस। उसने जो भी सीखा है, जो भी किया है, उसको फिर एक्शन में लेकर आने, सही है। समरी को छोड़े, समरी वही समरी है कि 4 स्टेज है इस मॉडल की। कंक्रीट एक्सपीरियंस है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन है और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है। कोई किसी भी स्टेज में आप एंटर हो सकते हैं, लेकिन फॉर द लर्निंग आपने ये 4 स्टेजेस को कंप्लीट करने हैं। और दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि 1 स्टेप प्रोसेस नहीं है, ऑन गोइंग है, ठीक है। ये उसकी समरी है। और मेन जो पॉइंट है ये है कि एक्सपीरियंस इज द मेन सोर्स ऑफ लर्निंग। ये बात की कि 2 डायमेंशन क्या है आपके पास कोर्ट मॉडल के मुताबिक? परसेप्शन और प्रोसेसिंग। अगर हम बात करें कॉन्टिनम की, तो ईस्ट और वेस्ट में हमारे पास कौन से होंगे? प्रोसेसिंग। और नॉर्थ एंड साउथ परसेप्शन। तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, बाकी इस स्लाइड में कुछ है नहीं, ठीक है। द डायमेंशन है परसेप्शन है ट्रू, क्या है? ऑपोजिट क्या है? परसेप्चुअल वेव पॉइंट सम लर्नर परसीव थ्रू कंक्रीट एक्सपीरियंस व्हाइल अदर परसीव थ्रू एक्टिव। एसी का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन। एक इसमें ये है ना, देख यहां पे देख, अगर हम परसेप्शन की बात करें तो हमने कहा था ना कि परसेप्शन कौन से एक्सिस पे है? नॉर्थ एंड साउथ। तो यहां पे आपके पास क्या है? कंक्रीट एक्सपीरियंस है। और यहां पे क्या है? एसी, एब्स्ट्रैक्ट। तो जब भी आप परसीव करोगे ना, तो 2 जगह पे आप परसीव कर सकते हैं ना। कौन कौन सी जगह पे आप परसीव कर सकते हैं? कंक्रीट एक्सपीरियंस पे या एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन पे। तो ये 2 डायमेंशन है। अगर कोई यहां से स्टार्ट कर ले या ना यहां से वो स्टार्ट ले ले, वो भी ठीक है। कोई यहां से एंटर हो, वो भी ठीक है, क्योंकि परसेप्शन है। परसेप्शन मीन आप किसी चीज को परसीव करना, तो आप दोनों जगह से आप परसीव कर सकते हैं। तो इसमें भी ये कह रही है कि कुछ लर्नर ऐसे हैं जो परसीव करते हैं कंक्रीट एक्सपीरियंस से, और कुछ लर्नर ऐसे हैं जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन से करते हैं, क्योंकि ये दोनों परसेप्शन एक्सेस है, ठीक है, दोनों परसेप्शन डायमेंशन है। तो ये कर सकते हैं उसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एट द कंक्रीट एक्सपीरियंस स्टेज द लर्नर टेंड टू रिलाई मोर ऑन फीलिंग रेदर देन क्या है? सिस्टमेटिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम। क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं? कंक्रीट एक्सपीरियंस में क्या होते हैं? फीलिंग होते हैं ना। तो इस ज्यादातर वो डिपेंड किस चीज के ऊपर करते हैं? फीलिंग के ऊपर, ठीक है। और जो एसी वाले हैं, मतलब तो किस चीज की ज्यादा फोकस करेंगे? थिंकिंग के ऊपर। क्लियर? देखिए वही कि एसी स्टेज वाले लर्नर जो है
वो लॉजिक, आइडिया, एविडेंस, थिंकिंग, इसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करेंगे, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन में वही चीज़ें है ना, तो उसके ज़्यादा उसके ऊपर करेंगे। ठीक है, दे लर्न बाई थिंकिंग। एसी वाले जो है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, यहाँ से कोई अगर परसीव करते हैं तो लर्निंग किस चीज़ की बेस पे करेंगे? थिंकिंग बेस पे करेंगे। और अगर सीई है तो किस चीज़ पे बेस पे करेंगे? फीलिंग की बेस पे करेंगे। ठीक है, अब जो है ना प्रोसेस की बात हो रही है, तो प्रोसेस आपके पास दो है। एक्सेस की अगर हम बात करें इस फेज की, एक आपके पास क्या है? आरओ है, यानी रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, और दूसरा एई, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है। ठीक है, तो इसमें अगर प्रोसेस की आप बात करें तो सम लर्नर प्रोसेस इंफॉर्मेशंस वाई reflective observations, where other process information by active experimentations। अब जो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन वाले हैं स्टेज, द लर्नर रिलाई ऑन द ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि वॉचिंग करते हैं ना, तो वॉचिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिविटी पे ज्यादा करते हैं। केयरफुल जजमेंट, पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग। ठीक है, और जो वो दूसरा वाला है एई वाला है, वो क्या करेंगे? At the AE stage, the learning cycle, the learner क्या करेंगे? Tend to actively involve and the experiment to get things done। रेस्ट टेकर होते हैं ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिलाई किस चीज के ऊपर करते हैं? हाँ, बच गलत हो या ठीक हो, बस करना है आपने, पार्टिसिपेशन के ऊपर। ठीक है, तो वो ज्यादा रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन जो आरओ वाले प्रोसेस वाले हैं वो ज्यादा रेस्ट नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि कौन से ऐसे हैं जो ज़्यादा रेस्ट टेकर हैं, कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ रिलाई करते हैं अनफेलिंग, कौन से ऐसे हैं जो रिलाई करते हैं लॉजिक के ऊपर। ठीक है, थिंकिंग के ऊपर। तो ये सारे एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ये वही फोर लर्निंग स्टाइल है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डा का डी का मतलब क्या था? डाइवर्जन। ए का मतलब क्या था? एसिमिलेटर। सी का मतलब क्या था? कन्वर्जन। और ए का मतलब क्या था? अकोमोडेशन। आप फीलिंग एंड वॉच, सीई और आरओ, इसके बीच में कौन सा है? डाइवर्जन है। वो ज्यादा रिलाई किस चीज के ऊपर करेंगे? फीलिंग के ऊपर और वॉचिंग के ऊपर। अब वॉचिंग और थिंकिंग के बीच, यानी आरओ और एसी के बीच जो है, उसको हम क्या कहते हैं? असिमिलेटर। वो ज्यादा रिलाई किस चीज के ऊपर करेंगे? वॉचिंग एंड थिंकिंग। अब जो थिंकिंग मतलब एसी और एई, यानी थिंकिंग और डूइंग के बीच है, उसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जन। और वो ज्यादा रिलाई किस चीज के ऊपर करेंगे? थिंकिंग एंड डूइंग के ऊपर। और दिस इज द ऑपोजिट ऑफ द डाइवर्जन। फिर जो डूइंग और फीलिंग है, मतलब एई और सीई, इसके बीच में है, उसको क्या कहते हैं? अकोमोडेशन। और ज्यादा रिलाई किस चीज के ऊपर करेंगे? डूइंग एंड फीलिंग, यानी ट्रायल एंड एरर जो होते हैं। ठीक है, और ये ज्यादा रेस्ट टेकर होते हैं। अब देख यही है कि डाइवर्जन किस किस के बीच है? सीई और ए आर ओ। ये हम अभी हमने डिस्कस कर दिया। फीलिंग एंड वॉच, किस चीज के ऊपर ज्यादा जोर देंगे? ये इनोवेटिव, ये क्रिएटिविटी इसमें ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? क्रिएटिविटी ज्यादा होती है इसमें, और इमेजिनेशन ज्यादा होते हैं। बस ये सोचते रहते हैं कि ये करेंगे वो, क्योंकि फीलिंग है ना, फीलिंग है, तो ये ज्यादा, और वाचिंग है, तो ये क्रिएटिविटी और प्लस इमेजिनेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, ये दोनों अप्रोच को वो क्या करते हैं? इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी, ये फोकस करते हैं इस पे। एसिमिलेटर क्या है? आरओ और एसी, यानी थिंक एंड वॉच के ऊपर। ठीक है, और ये क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर उसकी ज्यादा फोकस होंगे ना, तो ऑब्जर्वेशन के ऊपर एंड थॉट, किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, इसके बाद इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, ये अप्रोच वो यूज करेंगे फॉर द लर्निंग। तो इसमें क्या है? इसमें डिडक्टिव लर्निंग होगी या इंडक्टिव लर्निंग होगी?
इंडक्टिव और डिडक्टिव में क्या फर्क है? हाँ, देख, इंडक्टिव इंफॉर्मेशन वो होती है ना, ठीक है, कि आपके पास थोड़ी इंफॉर्मेशन है, उसको आप जिस तरह ज्यादा डीप में जाओगे तो आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। इसको क्या कहते हैं? इंडक्टिव लर्निंग। डिडक्टिव लर्निंग ये है कि आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसको आप कम करते 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 एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं कि लंग कैंसर है, ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कि लंग कैंसर जो है ये फैमिली जो जेनेटिक फैक्टर है उससे हो सकते हैं, ऑक्यूपेशन जहाँ पे करते हैं अगर कोई डस्टी एनवायरनमेंट है उससे हो सकते हैं, स्मोकिंग से हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकते हैं, या कोई ऐसे अगर उसने कोई मतलब और ऐसे पॉइजनिंग चीज़ उसने यूज़ की हो, गैसेस वगैरह, तो उससे हो सकते हैं। तो आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, आप उसको कम करके 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 इस पे पहुंच जाते हैं कि लंग कैंसर सिर्फ स्मोकिंग से होते हैं। तो आपके पास पहले 5, 6, 7, 8 पॉइंट है, अभी एक पॉइंट है, ठीक है, तो इसको कहते हैं डिडक्टिव, क्योंकि आप चीज़ों को डिक्रीज करते आ रहे हो, ठीक है। अब अगर कोई पेशेंट है और उसको डिप्रेशन है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं ना कि मतलब उसको ये डिप्रेशन क्यों है, आप इसकी फिर आप हिस्ट्री लेते हैं कि मतलब उसको ये स्ट्रेस था, उसको अनएम्प्लॉयमेंट भी थे, घर में भी झगड़े हो रहे थे, फाइनेंशियल इशू भी थे, उसको सोशली भी लोग उसको सेल्फ एस्टीम वो नहीं दे रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगे। तो इसको कहते हैं इंडक्टिव लर्निंग। तो इसमें इंडक्टिव क्यों है? क्योंकि आप किसी चीज़ को देखते हैं ना, जब किसी चीज़ को देखते हैं तो आप उसके एक ही एस्पेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। जब पहली बार आप किसी चीज़ को देखेंगे हो सकता है कि आप कहेंगे यार दिस इज नॉट अ गुड थिंग, लेकिन जब आप डीपली उसको ऑब्जर्व करोगे तो हो सकता है वो सबसे अच्छी चीज़ हो, ठीक है। तो ये इंडक्टिव लर्निंग टेक्निक है, सही है। सिमुलेटर की बात हो रही है। अब कन्वर्जर क्या है? इसमें AC और AE, थिंक एंड डू, पहले सोचो फिर करो, सही है। ये क्या है? ज्यादा जोर इस प्रैक्टिकल पे देते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे, ऑफ आइडिया एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आपके पास लाइक डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लाइक डीलिंग विद द प्रैक्टिकल वर्क रेदर देन द देख, अगर आपके पास कोई भी नॉलेज है, उस नॉलेज को आप क्या करते हो, उसमें कोशिश करते हैं कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। आप थिंकिंग करते हैं उसके ऊपर, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, अगर आपने ये सारी चीज़ें सीख ली है कि मतलब किनौला किस तरह लगा रहे हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल आपने फॉलो अप करने हैं, तो आप सोचते हैं कि सबसे पहले ये काम करना है, आप करते हो उसी टाइम। थिंक एंड डूइंग, आप ये सोचते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, हैंड वॉशिंग करता है तो आप हैंड वॉशिंग करते हैं, फिर क्या करना है, इक्विपमेंट को एक साथ इकट्ठे करने हैं तो आप कर देते हैं। मतलब थिंक्स एंड डू, थिंक्स एंड डू, आप जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में सोचते हैं और फिर आप करते हैं। ये अच्छा टेक्निक है एज कम्पेयर टू अदर, सही है। फॉर एग्जांपल, हाँ ये छोड़े, अकोमोडेशन में क्या है, AE और CE, यूज कौन सा करते हैं, ट्रायल एंड एरर, क्योंकि पहले करता है बाद में वो सोचता है ना कि मैंने गलत किया या सही किया। डूइंग एंड फीलिंग है, करते हैं फिर इसके बाद फील करते हैं कि सही किया या गलत किया। किनौला करते हो प्रिक लगा देते हो, किनौला करते हो प्रिक लगा देते हो, बाद में कहते हैं कि यार ये सही नहीं किया, वो तो आपने कर दिया ना। रेस्ट टेकर होते हैं, ये बहुत ज्यादा रेस्ट लेते हैं, ठीक है। ये मॉडल भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वॉक मॉडल, जिसमें इंफॉर्मेशन एंटर टू द ब्रेन एंड 4 मेन वेज के जरिए एंटर होते हैं। साइट है, हियरिंग है, रीड एंड राइटिंग है और टच है, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं। वी का मतलब विजुअल है, ऑडिटरी लर्नर है, ठीक है, ये सारी चीजें। रीडिंग एंड राइटिंग है और या टचिंग है, ठीक है, उसको आप कर सकते हैं। और मैंने कहा कि आप किस तरह मालूम कर सकते हैं कि आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है, ठीक है। ये अगेन वही है, तो हम उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप समराइज करें तो कन्वर्जर वाला कौन सा है, डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हैंड ऑन वर्क। क्योंकि कन्वर्जन वाले क्या करते हैं, थिंकिंग एंड डूइंग,
ठीक है, तो आप जब भी आप किसी चीज के ऊपर सोचे कोई प्रॉब्लम है तो उसके सोल्यूशन के बारे में आप सोचे तो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। डाइवर्जन वाला क्या है, तो एक कोऑपरेटिव ग्रुप है, क्योंकि उसमें ब्रेन स्ट्रोमिंग ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप इसमें रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करते हैं, और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में डिस्कशन, रीजनिंग, ब्रेन स्ट्रोमिंग, ये सारी चीजें उसमें हम करते हैं। ठीक है। अच्छा, एसिमुलेटर क्या है? ये थ्योरी क्रिएटर होते हैं, सही है। और डिसीजन ये क्या है, अकोमोडेशन वाले कौन से होते हैं? ये रेस्ट टेकर होते हैं, सही है, ज्यादा रेस्ट लेते हैं। यस, ये क्लिनिकल सिनेरियो है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। देख, डाइवर्जन में क्या होते हैं, फीलिंग एंड वाचिंग। किस तरह फीलिंग एंड वाचिंग करते हैं? वंस व्हाइल attending the clinical and medical ward, I observed IV line passing to a patient by a charge nurse. I noted she started the procedure without hand washing. ठीक, यहां तक उसने क्या किया, उसने वॉच किया, देखा। ठीक है, इसके बाद ये जा रहे कंक्रीट एक्सपीरियंस की। I felt worried as it was not according to the attending and hygienic ways. दोनों देख, इसमें दो चीजें उसने यूज की ना, थिंक, वाचिंग एंड फीलिंग। पहले उसने वॉच किया कि एक नर्स है मेडिकल वार्ड में, वो किनौला पास कर रहे हैं, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर उसने फील किया कि उसने जो किया वो सही नहीं किया। तो ये इन दोनों के बीच आता है ना, फीलिंग और वाचिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जन। ठीक है, क्लियर यहां तक? फिर देख, एसिमुलेटर में क्या है कि जो उसने देखा था उसके बारे में वो सोच रहे, उसकी कंक्लूजन वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि व्हेन आई केम बैक टू हॉस्टल, जब मैं वापस हॉस्टल में आया, सो आई रिव्यू द होल प्रोसीजर। जो प्रोसीजर वहां पे हुआ था उसको भी मैंने रिव्यू किया, जो एक्चुअल है। आई रिलेट इट विद द एग्जैक्ट scientific method I taught about some sound and logical think about IV line। क्योंकि जो थिंकर है, वो क्या, वाचर, क्या था, वाचर नहीं, एसी, उसमें हम क्या करते हैं, कंक्लूजन, लॉजिकल, मतलब हमारे पास एविडेंस आ जाते हैं, थिंकिंग हम करते हैं, और क्या है, लर्निंग। ठीक है, तो इसमें भी ये है, ये कह रहे हैं कि जब मैं वापस आया हॉस्टल में तो मैंने वो सारा प्रोसीजर मैंने रिव्यू किया, और मैंने उसको फिर कंपेयर किया जो साइंटिफिक मेथड है उसके साथ। तो वो कह रहे हैं कि मैंने क्या लॉजिकल, उसके पास क्या आ गई, लर्निंग। आप देख, इसमें कन्वर्जन में क्या है, ऑन द नेक्स्ट क्लिनिकल, जब दोबारा वो क्लिनिकल पे गया तो उसने क्या किया, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू पास IV लाइन, उसको भी मौका मिला कि IV लाइन को पास करे। अब देख, उसने सीखा था, पहले से उसने क्या किया था, सीखा था, उसने देखा था, फिर उसको फील किया था, फिर उसको रिव्यू किया था, और फिर एसी में उसने उससे नॉलेज उसने सीखा था कि मतलब जो मेथड अप्लाई किया गया था वो गलत था। तो अब जो उसने सीखा है वो क्या करेंगे, वो इम्प्लीमेंट करेंगे, डूइंग करेंगे, थिंकिंग एंड डूइंग। जो सीखा था उसके बारे में थिंकिंग करेंगे और उसको फिर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो क्या किया उसने, आई स्टार्टेड इट विद द स्टैंडर्ड स्टेप व्हाइल थिंकिंग लॉजिकली, उसके बारे में सोच रहा था। एज आई टुक प्रॉपर स्टार्ट विद द हैंड वॉशिंग, उसने हैंड वॉशिंग से स्टार्ट किया, फिर क्या, एंड थ्रू आउट द प्रोसीजर आई वॉज थिंकिंग, किस चीज के बारे में सोच रहा था, अबाउट ईच स्टेप, एक एक स्टेप के बारे में सोच रहा था, और टू डू इट इन अ प्रॉपर वे, और वो कर रहा था। तो थिंक एंड डूइंग, सही है। फाइनली आई डिड इट विदाउट एनी एरर, सही है। तो ये कौन सा था, कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या है, थिंक एंड डू। तो ये सोच रहा था ना, वो कह रहे कि मैं सोच रहा था, एक एक स्टेप के ऊपर मैं सोच रहा था और मैं कर रहा था। तो सोचना और करना, दिस इज अ कन्वर्जन। ठीक है, क्लियर। अच्छा, आप अकोमोडेशन किया है, वाइल परफॉर्मिंग अ क्लिनिकल इन ER में आप वो काम कर रही है। अ पेशेंट विद RTA केम, एक RTA पेशेंट आ गया है, डॉक्टर एडवाइज मी टू पास IV लाइन एज सून एज पॉसिबल। डॉक्टर ने एडवाइज किया कि उसको IV लाइन पास करें जितनी जल्दी हो सके।
एज इट वाज क्रिटिकल सिचुएशन, क्योंकि वो क्रिटिकल सिचुएशन था, आई स्टार्टेड इट इमीडिएटली। उसने अचानक बारीक से स्टार्ट कर दिया, एंड आई पास IV लाइन, और उसने IV लाइन पास कर दिया। इवन दो अगरचे विद मेनी एरर, बहुत ज्यादा गलतियां उसने की, क्योंकि ना उसने हैंड वॉशिंग की, ना उसने प्रोटोकॉल को अप्लाई की, which made me feel bad। देख अब उसने फीलिंग कब की? काम करने के बाद उसने काम किया, वो कह रही मुझसे बहुत ज्यादा गलती हुई जो मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, उसने पहले काम किया और बाद में फीलिंग की। ठीक है, तो ये कौन सा है? अकोमोडेशन है। तो आई थिंक इस सिनेरियो से और भी क्लियर होनी चाहिए आपकी माइंड, अगर अभी भी क्लियर नहीं है। सो देख किस तरह आप इफेक्टिवली याद कर सकते हैं। What I hear I forget। आपको पता है कि आप जब चीजों को सुनते हैं तो अभी आपने क्लास ले ली, जैसे आप क्लास से निकलोगे ना तो ओनली 75% नॉलेज आपके पास रहेंगे, जो बाकी 25% नॉलेज है वो इसी टाइम पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आप जब जाएंगे रूम में, अगर आप उसको दोबारा देखोगे तो 75% जो नॉलेज है वो रिटेन हो जाएंगे। अगर 24 घंटे तक आप नहीं देखेंगे तो 25% और भी निकल जाएंगे, ओनली 50% विल बी रिमेन। अगर आप उसको दोबारा रिव्यू करेंगे तो 50% रिटेन हो जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो इसी तरह विद इन अ वीक वो सारी कुछ अपने जो सीखे हैं वो आपके माइंड से चले जाएंगे, क्योंकि वो शॉर्ट मेमोरी में होते हैं। लॉन्ग मेमोरी में जाने के लिए आपने उसको रिपीट करना है। तो सिर्फ ये नहीं है कि आपने ये क्लास अभी सुना और आपने सब कुछ याद की, बिकॉज इफ आई हियर व्हाट आई हियर आई फॉरगेट। आप क्या करना है उसको रिटेन करने के लिए? व्हाट आई सी आई रिमेंबर। आप जाओ और उसको देखो, दोबारा इस स्लाइड को निकालो और देख लो। ठीक है, तो आप याद करोगे। एंड व्हाट आई डू आई नो, और आप फिर प्रैक्टिकल करोगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, मैंने किनौले के बारे में आपको बता दिया, आप भूल गए। मैंने किनौले के बारे में दिखाया और बताया और किनौला आपको दिखाया, आप रिमेंबर कर गए, लेकिन फिर भी आप जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे जब तक आप खुद नहीं करोगे। सही है, तो ये सारी चीजें अपनी करने हैं, तब जो है आप कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये स्लाइड एक ही स्लाइड है, ये वो कन्वर्जन उसमें से है कि मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। सो द सॉल्व प्रॉब्लम द लर्नर नीड टू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम। जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में आपके पास एक क्लियर आइडिया हो कि व्हाट्स अ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या। जब आपको प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं है ना, तो आप प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल बाहर से कोई अंदर आ जाते हैं ना, यहाँ पे सब जो है बिल्कुल खामोश और परेशान बैठे हुए है ना, कुछ हुआ है क्लास के अंदर, आई डोंट नो, लेकिन बाहर से जो आया है उसको तो पता नहीं है ना। सबसे पहले वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे, फिर इसके बाद अगर वो हल करने की कोशिश करे तो ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो आए और बस प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दे, उसको क्या पता प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में आपके पास क्लियर आइडिया हो। ठीक है, फिर क्या करना है, हाँ फिर क्या करना है, आपने किस तरह हल करना है। फिर आपने ऐसा करना है कि इससे पहले भी ऐसा सिचुएशन आ चुके होंगे। फॉर एग्जांपल आप एक हेड नर्स है या सुपरवाइजर है वार्ड में, और दो स्टाफ ने आपस में लड़ाई कर ली। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई करें कि लड़ाई क्यों हुई है। ठीक है, इसके बाद पहले से आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी मिसालें तो होंगे कि पहले भी दो स्टाफ ने लड़ाई की तो उसको क्या पनिशमेंट मिली थी, उसके वार्ड चेंज किए थे या उसको वार्ड से निकाला था या उसकी शिफ्ट चेंज किया था, क्या हुआ था। अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है तो इस एक्सपीरियंस से हेल्प लेकर आप उसको सीख सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप जो है डिस्कशन के थ्रू फिर आप कर सकते हैं। सही है, फिर क्या है, ये एक क्लिनिकल सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पेशेंट है, नोजोकोमल इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन है। अब पेशेंट किस वजह से हुआ है, एनवेलिंग कैथेटर है साथ और हॉस्पिटल एक्सपीरियंस है। ये प्रॉब्लम आप किस तरह हल करोगे, हाँ
अगर किसी एक पेशेंट को नोजोकोमल यूरिनरी इन्फेक्शन से आपने उसको प्रोटेक्ट करना है तो आप क्या करोगे? जब भी अगर आप उसको कैटेटराइजेशन करोगे तो जो प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उसको आपने अप्लाई करने हैं। आप यकीन करें यहाँ पे कोई भी अप्लाई नहीं करते हैं, कैटेटराइजेशन है नहीं, न हमारे पास किट ही नहीं आती, स्टेराइल किट ही नहीं है। ठीक है, पुलिस भी जो है ना 2-3 लोग जो है अपने हाथ में उसको चेक करते हैं कि सही है या सही नहीं है, इसके बाद लगा देते हैं। आप उसको हाथ तक नहीं लगा सकते। और जिस ग्लव्स से हम पुलिस पास करते हैं ना, इस ग्लव्स से आप नहीं कर सकते। इसके लिए जो स्टेराइड ग्लव्स आते हैं ना, वो ग्लव्स आपने यूज़ करने हैं। पहले अपने आप को स्टेराइड करना है, हैंड वॉशिंग करने हैं, उसके लिए अपना मतलब वो कैट और सारी चीज़ें आती हैं। पाइडीन हम उसको लगा देते हैं, पाइडीन से उसको क्लीन करते हैं, इसके बाद हम लगा देते हैं। ठीक है, और आपके पास एटलीस्ट 2 स्टाफ वहाँ पे मौजूद हो, एक आपकी हेल्प करे और एक आप उसको कर ले। लेकिन हम तो उसी बेड पे फुल इसको रख देते हैं और फिर उसी बेड से जो है ना उतार के, और आजकल तो इतने ज़्यादा बर्डन है कि हम ग्लव भी नहीं लगाते। लेटेक्स ग्लव लगा दी तो अच्छी बात है, नहीं लगाए तो हैंड वॉशिंग का तो कंसेप्ट है नहीं। ठीक है, सो आई थिंक कि डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया। फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन है, सो आई एम हियर, यू कैन आस्क मी। ओनली 3 minutes will be given to answer क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि एक एक चीज़ को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो आई थिंक कि ऐसे कोई चीज़ नहीं होंगे जो मिस किए होंगे हमने। फिर भी अगर कोई है तो आप पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी।